नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन का पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दोस्तों 125 क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। तो आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो थोड़ा सा आप टाइम दे के वीडियो को पूरा देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और जहां पे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट टीजीटी का भी फॉर्म डाले हुए थे और उनका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अगर उन्हें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना हो तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। वहां से जाके आप वो अपना टीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। वो 5 प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराया है और वो भी यूथ कंपटीशन का ही है। और उसमें दोस्तों क्वेश्चन का जो कलेक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन कलेक्ट किया यूथ कंपटीशन ने। तो अगर आपके पास बुक हो तो बुक से ही पढ़िए, अगर बुक ना हो, अगर वीडियो देखने में आपको सुविधा हो तो वीडियो में देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा भी एग्जाम है और मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, और जिससे आपकी तैयारी या ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँचे और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सबकी नौकरी लगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट 1। चलते हैं पहले प्रश्न पे। वेदांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, वेदांत शब्द जो होता है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और वेदांत का जो अर्थ होता है, ये होता है कि तनाव शैथिल्यकरण, यानी कि तनाव को कम करने वाला शब्द आप वेदांत को ले सकते हैं। शिथिल करने वाला, तनाव को शिथिल करने वाले को वेदांत शब्द कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो यूज है वो रशिया, यानी कि रशिया, रूस और अमेरिका के बीच जब शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान इसका यूज ज्यादा किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। और वेदांत शब्द का होता है तनाव शैथिल्यकरण। और अमेरिका और रशिया के बीच जो शीत युद्ध था उस दौरान वेदांत शब्द का यूज ज्यादा किया जा रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट है। अ, आप चारों स्टेटमेंट आप आराम से देखिए, मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी तथा सी, यानी कि बी, ये गलत है और सी गलत है, बाकी जो है वो सब सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तृतीय विशुद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड शावी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सुरक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को 26 जून 1945 में अपनाया गया था? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो इसको बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक परिषद। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है 2003 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस वर्ष बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ?
तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1955 में बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ था और ये इंडोनेशिया में हुआ था। ये ना है, इंडोनेशिया में इसका सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि मैकमोहन रेखा स्थित है। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है और इसको बताना है आपको कि मैकमोहन रेखा स्थित है। तो मैकमोहन भारत एवं चीन के मध्य स्थित है, ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत की गई थी? तो लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब होता है कि ईस्ट की तरफ देखना, और इसकी जो शुरुआत किसके टाइम पे पहली बार की गई थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज का भी हाल में ही चुनाव हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इससे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होगा उससे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ऐसा करंट अफेयर जो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा उस तरह से देखिएगा तो हो सकता है एग्जाम में उससे प्रश्न आ जाए। तो आपको इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोहरा समिति। इसका राइट आंसर है बोहरा समिति। बाकी जितनी भी समिति हैं ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। तो अब आपको इसमें एक प्रश्न ये है, एक इसके अलावा एक प्रश्न आपको और तैयार होगा कि जो शादिक समिति है, सादिक अली समिति, पी के थुंगन समिति, एल एम सिग्वी समिति, ये सब क्या है, आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो आप अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब लोग प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी वीडियो को देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो कोई और वीडियो देखिए, कोई और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व जरूर करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको बताना है कि जो लोक सेवकों की नियुक्ति होती है उसका सही अनुक्रम क्या है। तो आप बताइए, सबसे पहले क्या होता है? विज्ञापन निकलता है। सबसे पहले विज्ञापन होता है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है? विज्ञापन के बाद होती है भर्ती होती है। विज्ञापन के बाद परीक्षा होती है। फिर होता है फिर फिर साक्षात्कार होता है, फिर भर्ती होती है। भर्ती सबसे लास्ट में होती है। तो देखिए सबसे लास्ट में भर्ती होती है तो वो किस ऑप्शन में है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे ए सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पहले भर्ती होती है, पहले विज्ञापन निकलता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर ये होता है। तो यानी कि जो भर्ती है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, लूट प्रणाली प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में, और लूट प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। संगठन के आधार संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला था। तो इसका राइट आंसर है क्या है? लूथर गुलिक। इसका राइट आंसर होगा लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। तो आपको बताना है। तो ये है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 और भाग 9A को शामिल किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आप कमेंट करके बताइए कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। आपको इसको कमेंट करके बताना कि ये इसका संबंध किससे है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि पंचायती राज एक व्यवस्था है, एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपान पाने की। तो आपको इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, यानी कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की बिल्कुल सही, एकदम राइट है। अभिन्न संबंधों में त्रिस्तरीय शासन की, ये भी सही है।
और लोकतांत्रिक भी, ये भी सही है। यानी कि पद सोपानिक संरचना की ये नहीं है। बाकी उपरोक्त जो तीनों है वो पंचायती राज व्यवस्था का एक लक्षण है, एक व्यवस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर किया। दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये कोर्ट में था, तो इसमें हर्बर्ट साइमन भी सही है और सर जोसिया स्टैम्प भी है, और इसका पाल एपिलबी ये भी, यानी कि तीनों ये A C D इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा A C D। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, A C D किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A C D हो जाएगा। यानी कि ए पॉल एपिलबी, हार्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प ये तीनों लोग हैं जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 चरणों की। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवक को किसने परिभाषित किया? तो लोक सेवक को हरमन फाइनर ने परिभाषित किया था कि वो अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवक को परिभाषित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको कहा जाता है निर्णय निर्माण कहा जाता है। निम्न में से किसने क्लासिक सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक नारा और आडंबरपूर्ण समताओं के रूप में की है? तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट साइमन ने किया है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है, पब्लिक एड का ये है। तो 21 का आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है लूथर गुलिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के पुनरावृत्ति की बात की है। भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संथानम समिति। और बाकी जितने हैं, ये जितने सब हैं ये निर्वाचन में सुधार से संबंधित हैं। संथानम समिति इससे संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। निम्न में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी S.E. फाइनर ने दबाव समूह को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। कौन है ये? S.E. फाइनर है। भारत में पिछड़े वर्गों के विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? दोस्तों ये संविधान से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 28, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का कितना भाग होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्यों का 1/6 भाग होता है।
जो मनोनीत सदस्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? तो आपको बताना है भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। निम्न में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो आपको बताना है कि सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो आपको बताना कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई है तो न्यायिक पहल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986 में राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वाचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथम भाषाई राज्य गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को 1953 में। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। ये ऐसा कौन था? वांचू रिपोर्ट के आधार पे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन बताया गया है, क्योंकि उसी में 7वीं अनुसूची में ही पूरी व्यवस्था की गई है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उसी में प्रावधान किया गया है। और उसी में बताया गया है कि संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विषय है उस पर अगर संघ सूची और राज्य सूची दोनों भी जैसे मान लीजिए शिक्षा पे अगर राज्य सूची भी अपना कोई कानून बनाती है स्टेट, और अगर सेंट्रल भी कोई कानून बनाता है, तो अगर सेंट्रल ने उस पर कानून नहीं बनाया तो शिक्षा पे स्टेट का जो नियम कानून है वो चलेगा। लेकिन जिस दिन अगर सेंट्रल उस पर कानून बना देती है तो स्टेट का जो लॉ होता है वो शून्य हो जाता है, उस दिन से सेंट्रल का प्रभावी हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो आपको बताना है कि संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन मानी जाती है। तो एकल नागरिकता जरूरी नहीं है कि ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो, कमजोर न्यायपालिका ये भी नहीं, लचीला संविधान ये भी नहीं, संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए संघ है और राज्य शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो संघ ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। निम्न में कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकार है जो छुआछूत को समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समता का अधिकार। किस व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो कानून है उसके तहत ही उसकी स्वतंत्रता, उसके जीवन को रोका जा सकता है, अदरवाइज किसी और भी तरीके से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। आप दोस्तों एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, जो मूल कर्तव्य है और जो मूल अधिकार है, दोनों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा और उससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये आप आसानी से इसको किताबों में पढ़ के उसको याद कर सकते हैं, उससे आप गलत मत करिएगा, नहीं तो फिर मेरिट जानते हैं बहुत हाई मेरिट जाती है, और जो आसान प्रश्न है उसको बिल्कुल गलत नहीं करना है सबको। तो आप सब क्या करिए, मैक्सिमम बार उसको रिवाइज करिए, मैक्सिमम बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट आ रहा है, जो भी मैं प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका तुरंत एक्सप्लेन करके आपको रिप्लाई करूंगा, और ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, बहुत कीमती टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मैं 1-2 दिन में ही इसका पूरा पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा, और आप आराम से इसको 2-3 बार देख के रिवाइज करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलते हैं सीधे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो मतलब नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है भाग 2 और धारा 5 से 11 तक है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, लोगों में नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन देना, देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो देखिए, अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो इसमें आप एक तो एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये भी नीति तत्वों का मुख्य सिद्धांत नहीं है। और लोगों में नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन करना और देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर राज्य के नीति तत्व तो पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रावधान है कि समान कार्य के बदले समान वेतन, तो ये सब जो है ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना को मजबूत बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जो भारत राज्यों का संघ है ये अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका से नहीं लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में जो संघ है वो अलग तरीके का है और भारत का जो संघ है वो अलग तरीके का है। अमेरिका के संघ के लिए वहां पे फेडरल शब्द का यूज होता है और भारत के संघ के लिए यूनियन शब्द का यूज होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो यूनियन है वो कनाडा से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, इसका भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 47, ये देखिए उपबंध यहाँ पे है और उद्गम स्रोत है, तो आपको इसको मिलान करना है। मैं इसका मिलान यहीं पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का स्थापित शासन, ये दोस्तों इसमें बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं अभी बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन आपको भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब ये एक आप आसानी से मिला सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। बसता है कि विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
तो देखिए, विधि का जो शासन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विधि का शासन, ये दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ रहे तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। विधि का शासन आप एक याद कर लीजिए, जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन है, बस इसको एक आप याद कर लीजिए, और बाकी वो जापान से है, ब्रिटिश ब्रिटिश का संविधान से लिया गया है। ठीक, तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब आ जाता है तो वो जापान का संविधान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 48। आप दोस्तों 47 का मैंने मिलान बता दिया है, आप कमेंट करके बताइए कि 47 का राइट आंसर क्या होगा। आप ये देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको कमेंट करिए करके बताइएगा। चलते हैं 48 पे। निम्न में कौन सा सब संविधान में संविष्ट नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द संविधान में संविष्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे संघ जो बताया था, तो वो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, लेकिन संघीय नहीं शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है। पंथ निरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है, समाजवादी है, लेकिन संघीय नहीं है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, ये जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में आपको बताना है कि क्या शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में जो है वो लोक व्यवस्था जो है वो शामिल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ये भी देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय व्यवस्था जो है वो संविधान में शामिल नहीं है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा व्यक्ति की अखंडता को तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 को कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जो शब्द है वो जोड़ा गया था। आप इसको सुन लीजिएगा, अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 52। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, इसके जो राइटर हैं ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। 53 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन राजनीति में प्रवेश किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़वादी थे। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के लिए, कहा गया था कि वो राजनीति में उन्मूलनवादी थे लेकिन सामाजिक मुद्दों पे और रूढ़वादी थे, ऐसा उनके स्टेटमेंट में देखने को भी मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समता सैनिक दल यानी कि सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की है। तो इसको बताना है इसका राइट आंसर कौन है। तो इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर ने सामाजिक समता सेना की स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो स्थापना है ये 1927 में की थी। इसको डेट भी याद रख लीजिएगा आप, 1927। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 2003 में। इसका राइट आंसर 2003 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये है जयप्रकाश नारायण का स्टेटमेंट है। निम्न में से किसने राजधर्म के सिद्धांत का निम्न में कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनु को राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी के दर्शन में
समाजवाद का विकल्प है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का बी जो है, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वोदय। गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों संस्थानों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। आपको बताना है कि पहले गांधी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी, क्या था, आपको सब पूरा बताना है। तो मैं सबका डेट बता दे रहा हूँ। तो फिनिक्स जो है वो 1904 में स्थापित किया गया। और ये कोचरब आश्रम जो है, कोचराव आश्रम 1915 में। और सेवाग्राम आश्रम जो है वो 1936 में स्थापित किए थे। और टालस्टाय जो फर्म था ये 1910 में स्थापित किए थे। अब आप देख लीजिए कि 1904 में था फिनिक्स, 1910 में टालस्टाय फर्म, और कोचरब आश्रम 1915 में, और 1936 में था सेवाग्राम आश्रम। तो आप सब कमेंट करके आप बताइएगा कि 16 का आप राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे चारों सामने हैं। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कमेंट करने के लिए, ताकि आप कमेंट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से याद होंगी। आप थोड़ा सा आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। और और मुझे लगे कि हाँ आप सब वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए अपना समय निकाल के वीडियो बनाना ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनुस्मृति मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? आपको बताना है कि मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं। तो मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं, और इसमें टोटल जो श्लोकों की संख्या है 2694 श्लोक हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो सकती है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकनुनि बाकुनिनी ने किया था। ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकुनिन ने। क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद है। आपको बताना है कि लेनिन ने साम्राज्यवाद के बारे में क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजीवाद की उत्तम अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उत्तम अवस्था, और ऐसा लेनिन का मानना था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है आपको। तो मार्क्स क्या, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये लिखा था 1859 में लिखा गया था। पावर्टी ऑफ फिलोसफी ये 1847 में लिखा था। और थीसिस ऑन फेयरवाक ये लिखा गया था 1888 में। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बुक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा गया था। इसको आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। अब देखिए सही कालक्रम बताना है तो सबसे पहले आ जाएगा 1847, यानी कि 1847 पॉवर्टी ऑन फिलोसफी ये। अब देखिए सेकंड इसमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर एक ही दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन पहले पे है। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। उसने एक आंदोलन और इसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। ये किसने कहा था? तो ये कहा था एच जे लास्की ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्क्स के अनुसार राज्य है, तो आपको बताना है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है वर्ग शोषण के लिए संस्था है।
बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुख दुख की प्राप्ति के 4 स्रोत हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहला जो है भौतिक स्रोत है, भौतिक स्रोत, दूसरा नैतिक है, और तीसरा राजनैतिक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राजनीतिक और धार्मिक। ये उसने सुख दुख प्राप्त के लिए 4 स्रोत हैं, भौतिक, नैतिक, राजनैतिक और धार्मिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। किसने इस विचार का उपहास किया कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता? तो ये कथन जो है दोस्तों, ये कथन भी बेंथम का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। आपको बताना है कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1789 में। अब देखिए दोस्तों, ये पुस्तक भी आपको याद कर लीजिए, डेट मैंने बता दिया और राइटर के नाम भी मैंने बता दिया, तो आप इसको सब याद कर लीजिए। एंटोनियो ग्रास्मी के अनुसार नागरिक समाज की संस्था क्या है? तो एंटोनियो ग्रास्मी के अनुसार नागरिक समाज की जो नागरिक समाज की संस्थाएं क्या है, तो ये परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। निम्न में से किसके विचारों को उपयुक्तवाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो बताना है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स के। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व है। वह व्यक्ति जिसने भूमि के 1 एकड़ का एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। और रूसो को समझौतावादी विचारक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, समझौतावादी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया? तो ये भी दोस्तों रूसो का स्टेटमेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया। तो ये स्टेटमेंट रूसो का है। आप कार्ल मार्क्स पर टिक मत करिएगा, और इसका राइट आंसर रूसो ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ला के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, तो 76 का बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वयन करने का अधिकार छोड़ देते हैं, ला के सामाजिक समझौता के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोट्रागोरस। पोट्रागोरस जो है वो प्रधान पात्र नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये रिपब्लिक के पात्र हैं। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें जिन्हें हम स्वयं के लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। तो यह स्टेटमेंट है रूसो का स्टेटमेंट है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं के लिए बनाते हैं वही स्वतंत्रता है। रूसो के द्वारा सरकारों के वर्गीकरण में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि रूसो ने जब सरकारों का वर्गीकरण किया तो किस किस प्रकार के सरकारों का वर्गीकरण किया, जैसे जनतंत्र का वर्गीकरण किया, अभिजात तंत्र का किया, राजतंत्र का किया, लेकिन उसने धनिक तंत्र का नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो बताना है आपको कि राजनीतिक संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आमंड ने किया। किसने माना कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्णय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ईस्टर्न का ऐसा मानना था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ईस्टर्न जो है वो निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है, और इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल सिस्टम, आप इसको याद कर लीजिएगा। पॉलिटिकल सिस्टम बुक का नाम है, और ये 1953 में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, एनपीसी। आप इसका एनपीसी का मतलब होता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। एनपीसी का मतलब होता है नेशनल, एन से नेशनल, पी से पीपुल, सी से कांग्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। तो 85 का आपको बताना है राइट आंसर। तो 85 का राइट आंसर है मॉरिस जोन्स ने फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किसने निम्न में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है। तो आपको बताना है ये किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम वलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। फांसीवाद अधिक अधिक महत्व प्रदान करता है। आपको बताना है कि जो फांसीवाद होता है वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो राष्ट्र को ज्यादा महत्व देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रभाव है। तो जो रॉल्स का सिद्धांत है न्याय निष्पक्षता का, उसमें जो विचार है वो व्यक्ति से है उसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। तो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में टीवी स्मिथ ने परिभाषित किया है, टीवी स्मिथ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेली रैंड है। ये लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन का दर्जा देता है, टेली रैंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और ये प्रश्न यहाँ पे पढ़िए, ऑप्शन इसके अगले पेज पे है कि कन्वेंशन काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी दलों और चुनाव से इसका संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का ये है यूके के लिए, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके लिए कहा जाता है कि जो स्पीकर का पद अत्यधिक पवित्र माना जाता है, और वहाँ एक बार का अध्यक्ष जो होता है वो सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण करता है, और जो वहाँ का जो स्पीकर होता है वो दलगत भावना से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो ये अच्छा प्रश्न है ये तो, और इसका राइट आंसर होगा यूके या ब्रिटेन। इसका राइट आंसर अगर ब्रिटेन होगा तो ब्रिटेन मार्क का, ब्रिटेन या यूके एक साथ नहीं रहेगा, यूके या ब्रिटेन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्रदान है? तो 96 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 96 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो ये मुझे लग रहा है कि आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए यानी कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है और वहां पे दोहरी नागरिकता भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा है? तो 98 का जो सही आंसर है वो जेली नेक ने कहा है कि संविधान के बिना राज्य जो होगा वो राज्य ना होकर अराजकता का शासन होगा। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको बताना है कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें जो बिल ऑफ राइट है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्रथम 10 संशोधन के द्वारा उसको बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बिल ऑफ राइट को दोस्तों मतलब आप मौलिक अधिकार समझ सकते हैं कि बिल ऑफ राइट मतलब मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार है अमेरिका में वो प्रथम 10 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह मतलब ऐसा कौन कहता है? आपको बस इतना बताना है कि यह मतलब किस देश में ऐसा माना जाता है, यह जिस न्यायपालिका के विषय में कहा गया है। तो आपको बताना है कि ये किस न्यायपालिका के विषय में कहा गया है। तो यह कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में, क्योंकि वहाँ की जो न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या भी करती है और वहाँ की न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है और बहुत असीम पावर है वहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका के पास। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा गया कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो न्यायपालिका है वो बताता है कि किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो वही वहाँ के लोगों को मानना पड़ता है, वहाँ की कार्यपालिका को मानना पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेयर। क्वेश्चन नंबर 102, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दिया था R.N. गिल क्राइस्ट ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो आपको बताना है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये किस स्टेटमेंट है, माओ से तुंग का स्टेटमेंट है कि जो शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है। अब चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो प्रभाव की विशेषता नहीं कि उसे आप देख नहीं सकते हैं, इसका आपको जवाब पता होगा। उसे देखा जा सकता है, मतलब आप उसे देखा जा सकता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों है कि प्रभाव को आप देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है, उसमें इसमें द्विसंबंध होता है, ये सब सही है। बाकी ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे,
बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया? तो बाह्य जो संप्रभुता है ये विकसित किया था ग्रोशियर के द्वारा विकसित किया गया था। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी है, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने संप्रभुता का स्थान ले लिया है। जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? तो बताना आपको यह विचार किस लेखक का, तो यह विचार है मैकाइवर का विचार है कि जितनी ज्यादा प्रभुसत्ताएं होंगी उतना ज्यादा राज्य होंगे। निम्न में किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया गया है? तो आप दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोंदा, ग्रेशियर और ऑस्टिन। दोस्तों आपको पता हो कि ऑस्टिन ने संप्रभुता पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा लिखा है। तो देखिए जिसमें जिसमें ऑस्टिन का नाम नहीं होगा तो आप तो ऐसे उसे एलिमिनेट कर सकते थे। ए और डी में कंफ्यूज थे तो बोदा, और इसमें बस मार्क्स यहाँ पे है तो आप मार्क्स को देख के काट सकते थे कि मार्क्स इन्हें संप्रभुता पे ज़्यादा काम नहीं किया है। और तो इसका राइट आंसर आप अपने आप से भी कर सकते थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों एग्जाम में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं पता होंगे, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 109, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सुपर एनस से। जो संप्रभुता का इंग्लिश जो मतलब होता है वो सॉर्वेंटी होता है, और सॉर्वेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो दोस्तों सर्वोच्च शक्ति इसका अर्थ होता है। और इसके इस प्रश्न में आपको एक शब्द और पता चला है कि संप्रभुता जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है? तो इसको 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्टिन ने अधिकारों का कानूनी सिद्धांत की वकालत किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं? तो जो इक्वालिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, एच आर टानी। और ये पुस्तक जो है ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिबर्टी शब्द लिया गया है? तो जो लिबर्टी शब्द है वो लीबर से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों को अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है? तो यह कथन है, अरस्तू का कथन है कि जो संविधान होता है वो नागरिकों के अधिकार को निश्चित करता है, ये अरस्तू का कथन है। ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी? आपको बताना है। तो इसकी रचना की गई थी एंजल के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया, इसको आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 115, हॉब्स आपको बताना है कि कौन किस सिद्धांत को मानता है। तो ये बताना, तो थॉमस हॉब्स, आपको पता हो कि जो हॉब्स है वो सामाजिक सामाजिक संविदा सिद्धांत को मानने वाला है। तो इसका पहले का जो होगा हॉब्स के आगे सामाजिक संविदा सिद्धांत लिख लीजिए। ओपेन हाइमर, तो ये शक्ति सिद्धांत को समर्थन करता है। और सर हेनरी मेन, ये है पितृ मूलक सिद्धांत। और जेम्स प्रथम, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आप इसको ये आप मिला लीजिए। तो दोस्तों 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने आपको मिला के बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जोड़ा जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉक को जोड़ा जाता है। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये कहा था, लेनिन ने कहा था
कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आदर्शवादियों को राज्य के स्वाभाविक होने पर विश्वास था। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होगा। राज्य के उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका ये राइट आंसर होगा। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। राज्य स्वयं में प्रकृति है, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जितने हैं सब सही सुमेलित हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो ने कहा था, एकदम सही स्टेटमेंट है। राज्य एक ईश्वरीयकृत है, ये भी सही स्टेटमेंट है। राज्य शक्ति है, ट्रिस्के ने कहा था, ये भी सही है। और राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, ये अरस्तु का नहीं है। अरस्तु का ऐसा मानना नहीं था। अरस्तु के अनुसार जो है राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह होता है और जिसका उद्देश्य था कि मतलब आत्मनिर्भर बनाना लोगों को। तो ये है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राजा को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। एक राजा जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं। तो एक मतलब एक राज्य यहाँ पे है, एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं समाजवादी राज्य कहते हैं। जो मैक्सिमम सामाजिक सेवाएं जो प्रदान करता है जो स्टेट, उसे हम समाजवादी राज्य कहते हैं। किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है किंतु यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है किंतु यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह पाबंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अल्फ्रेड काबन का। यह कथन है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर चुका है। तो काफी हद तक इनका स्टेटमेंट जो समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं उन्हें पसंद भी आ रहा होगा और काफी हद तक सही भी है। और ये जो स्टेटमेंट है वो अल्फ्रेड काबन का स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है बिस्मार्क है। और इसने जो राजनीति की परिभाषा है द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों साथ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड हो जिनकी तैयारी उतनी अच्छी ना हो, जो रिवीजन करना चाहते हो और उनके पास अगर कोई प्रैक्टिस सेट ना खरीद पाए हो तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आप लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और इसका जो 4 पार्ट और है मैं बहुत जल्द ही उसको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।